हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गोल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये हमारे मध्यकालीन भारत का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कन्नौज के गढ़वाल वंश की, जिसमें हमने देखा था कि 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ है, इसमें जयचंद पराजित हुआ और मोहम्मद गौरी विजयी होता है। इसी के पैरेलल हमने देखा था कि जिस समय गढ़वाल वंश कन्नौज पर शासन कर रहा है, ठीक उसी समय दिल्ली पर चौहान वंश के लोग शासन कर रहे हैं। तो आज हमें बात करनी है चौहान वंश के बारे में। चलिए दोस्तों, चौहान वंश। सबसे पहले तो बात करते हैं चौहान वंश की शाखाएं, चौहान वंश का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो जो चौहान वंश है वह दिल्ली, अजमेर और सांभर तक फैले हुए थे। ध्यान रखना, ये 7वीं शताब्दी की बात है। और चूंकि ये अजमेर और सांभर क्षेत्र में अपना शासन करते थे, इसलिए इन्हें शाकंभरी के चौहान भी कहा जाता है। कभी भी पूछा जाए शाकंभरी का चौहान किस लिए कहते हैं, क्योंकि इनका जो क्षेत्र विस्तार था वह सांभर तक था, इसलिए इनको शाकंभरी के चौहान भी बोलते हैं। इस वंश का संस्थापक वासुदेव है। अगर आपसे पूछा जाए कि चौहान वंश का संस्थापक कौन है, चौहान वंश के संस्थापक का नाम है वासुदेव। अब इनकी हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो जानकारी के सोर्स देखिए आप। विग्रहराज द्वितीय का एक इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, हर्ष प्रस्तर अभिलेख, इससे हमें जानकारी मिलती है। इसी के साथ सोमेश्वर के विजोलिया प्रस्तर अभिलेख, विजोलिया प्रस्तर इंस्क्रिप्शन से हमें इनकी जानकारी मिलती है। जो विजोलिया प्रस्तर अभिलेख है, इसमें कहा गया है कि चौहानों के जो पूर्वज हैं वह प्रतिहारों के दरबार में सामंत हुआ करते थे। यानी हम कह सकते हैं कि चौहान किसके सामंत हुआ करते थे, तो चौहान सामंत थे प्रतिहारों के। बाद में ये अपने आप को स्वतंत्र करेंगे और एक स्वतंत्र चौहान वंश की नींव डालेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ये प्रारंभिक रूप से प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। लेकिन इसी वंश का एक शासक हुआ है वाकपतिराज प्रथम। इस वाकपतिराज प्रथम ने स्वयं को प्रतिहारों से स्वतंत्र घोषित किया। अ रूलर नेम्ड वाकपतिराज फर्स्ट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रतिहार, अर्थात इसने प्रतिहारों से स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। देखिए दोस्तों, अगला शासक हुआ है सोमेश्वर। हालांकि हमें सोमेश्वर के बारे में बात नहीं करना है। देखिए, सोमेश्वर का एक पुत्र था जिसका नाम है अजयराज। जो सोमेश्वर का पुत्र है अजयराज, यह अजयराज महान शासक माना जाता है इस वंश का। तो अजयराज ने एक शहर की स्थापना की जिसका नाम है अजमेर। तो आपसे पूछा जाए कि अजमेर शहर की स्थापना करने वाला शासक कौन है, अजयराज। ही फाउंडेड अ सिटी अजमेर, और इसने अजमेर को ही अपनी राजधानी बनाया। और यहाँ पे देखो ये लिखा है कि ही इज़ अ सन ऑफ सोमेश्वर, यह सोमेश्वर का पुत्र था। बस अजयराज से हमें केवल इतने ही पॉइंट्स याद रखने हैं। अब ध्यान रखना, इस वंश का अंतिम एवं महानतम शासक, जिसको प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि इस वंश का जो महानतम शासक होगा वह होगा पृथ्वीराज थर्ड, जिसको हम राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। और इसी राय पिथौरा या पृथ्वीराज थर्ड को ही हम बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान। ये इस वंश के अंतिम एवं सबसे महानतम शासक के रूप में जाना जाता है पृथ्वीराज चौहान, जिसका शासनकाल 1178 से 1192 तक माना जाता है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ही अटैक्ड एंड डिफीटेड अ चंदेल रूलर नेम्ड परमार्दिदेव। इसने चंदेल शासक परिमार्दिदेव को पराजित किया था। आगे की स्लाइड में है, ध्यान रखना, चंदेल शासक परिमार्दिदेव को पराजित करने वाला जो चौहान वंश का शासक है उसका नाम है राय पिथौरा या पृथ्वीराज थर्ड। चलिए आगे बात करते हैं हम। देखिए, इसने 1182 में 1182 में परमार्दिदेव को पराजित किया। और ये वही चंदेल पर शासक परमार्दिदेव हैं जिनके दरबार में 2 सेनापति रहा करते थे, आला उदल, जिनकी वीर गाथा के बारे में हम सभी जानते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं। जो पृथ्वीराज चौहान है, इसी का एक कोर्ट पोइट है, दरबारी कवि है, जिसका नाम है चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने एक महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो का राइटर कौन है, चंद्रबरदाई। और यह चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। यह पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ बातें लिखता है अपने महाकाव्य में, और ये कहता है कि जो मोहम्मद गौरी है, इस मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर 16 बार आक्रमण किया। और जो इसका 17वां आक्रमण है वह 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है। और जो इसका 18वां आक्रमण है वो 1192 का सेकंड बैटल ऑफ तराइन के नाम से जाना जाता है। हालांकि हमें चंद्रबरदाई की बात पर फोकस ना करते हुए केवल एक ही बात पर फोकस करना है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में मात्र 2 ही युद्ध हुए हैं, 1191 और 1192 में। आगे इससे पहले हम बात करें तो ध्यान रखें, इसी चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासू में एक कोट आता है, अगर आपने सुना भी होगा अपने बूढ़े बुजुर्गों से, कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस प्रकार का एक कोटेशन है, जो कि ये बताया जाता है कि जब 1192 का जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं, तो मोहम्मद गौरी इन पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाता है और गजनी में ले जाकर इन्हें कैद कर देता है। और जब पृथ्वीराज चौहान इसको घूर के देख रहे होते हैं, तो यह अपने सेवकों को आदेश देकर पृथ्वीराज चौहान की आंखों को फुड़वा देता है।
तब जाकर जो चंद्रबरदाई है वहाँ पर यह कथन बोलता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और इस प्रकार से कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द विधि भाण चलाते हैं और मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें, ऐतिहासिक दृष्टि से इसको सत्य नहीं माना गया है, क्योंकि हम देखेंगे आगे मोहम्मद गौरी की जो डेथ होगी वह तो खोखरों के विद्रोह, खोखरों के द्वारा होगी। चलिए तो आगे हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो 1191 का तराइन का फर्स्ट वॉर होता है जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित होता है, पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। ठीक 1 साल बाद तराइन का दूसरा युद्ध होगा। ध्यान रखें, इसी तराइन के प्रथम युद्ध में हार के पश्चात मोहम्मद गौरी बहुत प्रैक्टिस करता है गजनी के मैदान में जाकर, किंतु यहाँ पृथ्वीराज चौहान अपने ही लोगों के साथ युद्ध करते हैं जिससे आपस में राजपूतों में फूट पड़ जाती है और कोई किसी की मदद के लिए तत्पर नहीं होते हैं। इसी का फायदा उठाता है दूसरे तराइन के बैटल में मोहम्मद गौरी। इसी मोहम्मद गौरी की इस समय सहायता करेगा जयचंद, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो अब 1192 में होने वाला है तराइन का द्वितीय युद्ध। इस तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय होता है, पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो जाती है। और कहा जाता है 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध ही भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना के लिए एक जिम्मेदार युद्ध माना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1192 जो तराइन का द्वितीय युद्ध है ये भारतीय इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये युद्ध ना हुआ होता या यदि इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया होता तो शायद मुस्लिम शासन की स्थापना भारत में नहीं होती। लेकिन हम कहते हैं ना कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो 1192 में फिर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना किस वर्ष हुई, 1192 में, उसका रीजन क्या है, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय। तो गाइस आपको ये कहानी समझ में आई होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। जब 1192 में भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होगी तो 1193 में फिर अब राजधानी बनेगी दिल्ली, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए अब हम चंदेल शासक, चूंकि अभी आपने देखा होगा इसी के पैरेलल जब हमने पढ़ा था, ये देखिए 1182 में इसने चंदेल शासक परमारदी देव को पराजित किया। तो अब हमें चंदेलों को पढ़ना है। दोस्तों ध्यान रखें हम पढ़ क्या रहे हैं, आपको ये कन्फर्म ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अभी हम मध्यकालीन भारत से पूर्व मध्यकालीन भारत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इस पूर्व मध्यकालीन भारत में भी हम उत्तर भारतीय राजवंश के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम उत्तर भारतीय राजवंश पढ़ेंगे, उसके पश्चात दक्षिण भारतीय राजवंश पढ़ेंगे, तत्पश्चात हम जाकर प्रॉपर मध्यकालीन भारत के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए जो अगला डायनेस्टी है उत्तर भारत की वो है बुंदेलखंड या जेजाग भुक्ति के चंदेल। देखिए दोस्तों इस वंश की राजधानी थी खजुराहो। तो चंदेलों की राजधानी मानी जाती है खजुराहो। इस वंश का संस्थापक है नन्नुक। नन्नुक को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। नन्नुक के बाद गद्दी पर बैठता है इसका पौत्र ग्रांडसन, जिसका नाम है जेजाक या जयसिंह। इसी जेजाक के नाम पर इस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति कहा गया और इनके शासकों को जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश कहने लगे हम आगे जाके। तो ध्यान रखें, कभी भी पूछा जाए आपको कि बुंदेलखंड के जो चंदेल वंश थे इनके लिए जो टाइटल लगता है जेजाक भुक्ति के चंदेल, ये किस शासक के नाम पर रखा गया, तो आप बताएंगे जयसिंह या जेजाक के नाम पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं, देखिए अब इस वंश में महान शासक तो कई हुए हैं, लेकिन हम अगर प्रथम महान शासक की बात करेंगे तो इस वंश का प्रथम महान शासक जो होगा वो होगा यशोवर्मन। यशोवर्मन, चलिए बात करते हैं यशोवर्मन। यशोवर्मन को केवल हमें इसलिए याद रखना है कि इसने खजुराहो का जो चतुर्भुज मंदिर है, जो विष्णु भगवान का मंदिर के रूप में जाना जाता है, उसकी स्थापना की थी इसने, उसका निर्माण करवाया था। देखिए प्रथम महान शासक, इस वंश का प्रथम महान शासक है यशोवर्मन। इसने खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, विष्णु टेम्पल, और इसको चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। पूछा जाए मंदिर किस देवता से रिलेट है तो हम कहेंगे भगवान विष्णु से जो है मंदिर रिलेटेड है। ध्यान रखना इस वंश का महानतम शासक धंग है। इस वंश का महानतम शासक है धंग, और इसका जो शासन काल है वो 950 से 1008 माना जाता है। इसी धंग ने कालिंजर पर अधिकार किया और कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया। और ध्यान रखना इसी धंग ने जो खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर, ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रखिएगा कि जो कंदारिया महादेव मंदिर है, इस कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग, चंदेल शासक धंग ने करवाया था। तो रूलर होता है विद्याधर चंदेल। ये विद्याधर चंदेल वही शासक है जो गुजरात के शासक राज्यपाल की हत्या करेगा, आगे हम चर्चा करेंगे। और इस वंश का अंतिम शासक परमारदी देव के रूप में जाना जाता है, जिसकी जो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ते हुए हत्या हो गई थी, जिसकी पराजित हो गया था पृथ्वीराज चौहान से। चलिए अगला जो वंश है वो है मालवा का परमार वंश। इस मालवा के परमार वंश का संस्थापक श्रीयक या उपेंद्र या श्री हर्ष को माना जाता है। ध्यान रखें इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो उज्जैन थी। मालवा के परमार वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो उज्जैन थी, बाद में यही राजधानी धार बन जाएगी। और ध्यान रखना जो धार राजधानी बनेगी, धार राजधानी बनाता कौन है, तो राजा भोज बनाएगा। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। चलिए देखते हैं। इस वंश का जो महानतम शासक है उसका नाम है भोज, और भोज का शासनकाल है 1000 से 1055। ध्यान रखना यह कविराज की उपाधि धारण करता है। कुछ पॉइंट्स में हम नोट डाउन कर लेना
कि इसने कविराज की उपाधि धारण की है। इसने अपनी राजधानी जो है धार को बनाया। इसने एक नगर की स्थापना की, भोजपुर नामक नगर की स्थापना की है इसने। और अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो देखो इसमें लिखा है इसने चालुक्य वंश के कई शासकों को पराजित किया। ही डिफीटेड अ मैनी रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी एंड ही ऑल्सो डिफीटेड अ चंदेल रूलर। इसने चंदेल शासकों को भी पराजित किया है। तो इस वंश का महानतम शासक भोज है। ठीक है ना। चलिए, और इसके बारे में एक मिनट गाइस, राजा धंग के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं। एक मिनट। देखिए जो राजा भोज है ना, इसने कुछ ग्रंथ लिखे हैं, इसके कुछ टेक्स्ट हैं। उन ग्रंथों के नाम क्या हैं आप नोट डाउन कर लीजिए। एक तो इसने लिखा है आयुर्वेद सर्वस्व। आयुर्वेद सर्वस्व नाम से उसने एक ग्रंथ लिखा है, आयुर्वेद सर्वस्व। एक ग्रंथ उसने लिखा है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार, सूत्रधार। नेक्स्ट इसने जो ग्रंथ लिखा है सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण, कंठाभरण। ये 3 ग्रंथ हो गए। और एक और इसने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है युक्त कल्पतरु। तो ये राजा भोज के कुछ ग्रंथ हैं जिनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। चलिए, अब जो नेक्स्ट डायनेस्टी है वो है अनिलवाड़ा के चालुक्य, या इनको हम सोलंकी के चालुक्य भी बोलते हैं। चलिए, ये आ गया अनिलवाड़ा के चालुक्य या गुजरात के चालुक्य वंश, इनको सोलंकी वंश के शासक भी हम बोलते। इस वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है मूलराज प्रथम। तो आपसे पूछा जाए अनिलवाड़ा के चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम है, तो अनिलवाड़ा, इनकी राजधानी जो है अनिलवाड़ा हुआ करती थी। ध्यान रखें दोस्त, इस वंश का जो महानतम शासक है वह है भीम फर्स्ट, भीम प्रथम। इस वंश का जो महानतम शासक है उसका नाम है भीम प्रथम। और इसी का एक सामंत है बिमल शाह। इस बिमल शाह ने जो अपने माउंट आबू पर एक मंदिर है जैनियों का, दिलवारा का जैन मंदिर, उसका निर्माण करवाया। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो आप बिमल शाह ने करवाया है। और यह बिमल शाह कौन है, ये भीम प्रथम के दरबार में एक मंत्री है, सामंत है। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो इसी भीम फर्स्ट के शासनकाल में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया है गुजरात पर और सोमनाथ मंदिर को लूट रहा है। और ये बात है 1025 ईस्वी की, जिसमें सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी, और ये उसका 16वां आक्रमण माना जाता है। चलिए बात करते हैं। 1025 महमूद गजनवी लूटेड सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात इन हिज पीरियड, इन हिज रूलिंग पीरियड, इसी के शासनकाल में। अगर हम सोमनाथ टेम्पल की बात करें तो ध्यान रखना इसका पहली बार निर्माण जो है भाई भीम प्रथम ने कराया, और अंतिम बार निर्माण इसका कराया हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये 2 पॉइंट्स आप फैक्ट याद रखना। आगे हम बात करते हैं। इस वंश का जो अंतिम महान शासक है वह है मूलराज सेकंड या भीम सेकंड। इस भीम सेकंड ने 1178 में मोहम्मद गौरी, इसी भीम सेकंड के शासनकाल में 1178 में मोहम्मद गौरी का आक्रमण होने वाला है, और मोहम्मद गौरी को ये माउंट आबू में पराजित कर देगा। तो ध्यान रखना, भीम द्वितीय द्वारा मोहम्मद गौरी को 1178 में माउंट आबू में पराजित किया गया, और यह मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम हार मानी जाती है। देखिएगा ये पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन होगा। दिस वॉज इज फर्स्ट डिफीटेड इन इंडिया। मोहम्मद गौरी की पहली हार मानी जाती है। ठीक है ना गाइस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो हमने अभी कुछ दो डायनेस्टियाँ पढ़ी उनमें देखे। आगे हम बंगाल के पाल वंश की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइस अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।